इस वीडियो में हम देखेंगे रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जो कि चैप्टर 3 है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ रोबोट। रोबोट क्या है? रोबोट एक ऐसी मशीन है जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोग्राम की जाती है और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स काम को वो ऑटोमेटिकली कर सकती है। ऐसे कहते हैं हम रोबोट। अब बात कर लेते हैं रोबोट जो है, या तो वो खुद से ही कंट्रोल कर सकता है अपने आप को, या फिर वो किसी दूसरे डिवाइस से कंट्रोल किया जा सकता है। रोबोट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो ह्यूमन के फॉर्म में दिखाई दें, लेकिन ज़्यादातर रोबोट इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि वो किसी न किसी टास्क को जो उन्हें दिया गया है उसे पूरा करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रोबोटिक्स के बारे में। रोबोटिक्स साइंस और इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है जिसमें डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, एप्लीकेशन और साथ ही कंप्यूटर सिस्टम जो उसे कंट्रोल करता है और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है उसके साथ में डील करती है। यानी रोबोटिक्स एक ऐसी फील्ड है जो कि एक साइंस या इंजीनियरिंग की ही फील्ड है या ब्रांच है, जिसमें रोबोट्स को डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना, ऑपरेशन करना कि किस तरह से वो ऑपरेट होंगे, करेंगे, और एप्लीकेशंस हैं उन रोबोट्स की डिज़ाइन करना, ये सारा काम किया जाता है। और ये टेक्नोलॉजी जो है वो ह्यूमन बीइंग को सब्स्टिट्यूट करती है, यानी जो काम ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते हैं उनको ये रोबोट्स करते हैं, या उन कामों को करने के लिए स्पेशली इनको डिज़ाइन किया जाता है। तो रोबोट्स कई अलग अलग तरह की सिचुएशंस में काम कर सकते हैं, लेकिन आज की हम बात करें तो कई सारे ऐसे रोबोट्स हैं जो डेंजरस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जैसे जहाँ पर ह्यूमन बीइंग नहीं जा सकते, जैसे कि बॉम्ब डिटेक्ट करना, उसे डीएक्टिवेट करना या डिफ्यूज़ करना, या फिर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें। और जहाँ पर ह्यूमंस सरवाइव नहीं कर सकते हैं वहाँ पर इन रोबोट्स का यूज़ होता है, जैसे कि स्पेस, अंडर वाटर, हाई हीट होती है जहाँ पे, या क्लीन अप के लिए, या फिर आपदाएं या विपदाएं आती हैं तो ऐसे जो कई सारे मटेरियल्स वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं उनको अलग करने के लिए, और रेडिएशन वाली फील्ड में वहाँ पर इन रोबोट्स का इस्तेमाल होता है। रोबोट्स कैन टेक ऑन एनी फॉर्म, यानी वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन कुछ रोबोट्स ह्यूमन के फॉर्म में बनाए जाते हैं। तो ये तो हो गया रोबोट के बारे में और रोबोटिक्स के बारे में। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ रोबोट्स बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रोबोट। इंडस्ट्रियल रोबोट इंडस्ट्री के हिसाब से बनाए जाते हैं, और इस तरह के रोबोट जो हैं वो डेंजरस टास्क को पूरा करते हैं, जैसे कुछ रिपीटेटिव टास्क हुए जिन्हें ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते हैं, यानी बार बार रिपीट करने वाले टास्क हैं, उन्हें पूरा करने के लिए बनाया जाता है। और इंडस्ट्रियल रोबोट एक ऐसे सिस्टम होते हैं जो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। तो इंडस्ट्रियल रोबोट्स ऐसी फिक्स मशीन होती हैं, फिक्स्ड मशीन्स होती हैं जो जिनके मैकेनिकल आर्म्स होते हैं, और वो कई सारे काम इन इंडस्ट्रीज़ में करती हैं। उनकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि वेल्डिंग करना, पेंटिंग करना, पैकेजिंग करना, लेबलिंग करना, प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करना, उनकी टेस्टिंग करना। ये सारे काम ये मशीन्स पूरी स्पीड और क्षमता के साथ में करती हैं। तो ये हो गया इंडस्ट्रियल रोबोट्स के बारे में। अब हम देखेंगे सर्विस रोबोट्स। सर्विस रोबोट्स ह्यूमन बींग्स को असिस्ट करते हैं, यानी ऐसे रोबोट्स होते हैं जो ह्यूमन बींग की मदद करते हैं अलग अलग कामों को करने के लिए। अलग अलग काम, जैसे कि कुछ जॉब ऐसे होते हैं जो डर्टी हैं, डल हैं, डिस्टेंट हैं, डेंजरस हैं, या फिर रिपीटेटिव वाले हैं। तो और साथ में हाउस होल्ड वाले काम हैं, जैसे क्लीनिंग हो गया, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करके, कुछ इस तरह के कामों को करने के लिए ये ह्यूमंस की मदद करते हैं, इंसानों की मदद करते हैं। और दूसरी कुछ एप्लीकेशंस हैं सर्विस रोबोट्स में, जैसे कि खुद से ही कार को ड्राइव करना, और ड्रोन्स हो गए, या फिर सर्जरीज होती हैं, एट्सेट्रा। एविएशन और स्पेस में भी इस तरह के सर्विस रोबोट्स का यूज़ होता है।
जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया ड्रोन। ड्रोन का यूज़ होता है अनपायलट एयरक्राफ्ट या स्पेस क्राफ्ट को उड़ाने में। अब इसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर रोबोट्स के बारे में। एग्रीकल्चर रोबोट्स ऐसे रोबोट्स होते हैं जो एग्रीकल्चर के काम में यूज़ होते हैं, यानी खेती बाड़ी के काम में। अब वहाँ पर ये रोबोट में कुछ ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं, जैसे ये स्प्रे करते हैं वीड कंट्रोल करने के लिए। जो जंगली घास उग जाती है उसे कंट्रोल करने के लिए स्प्रे का काम करते हैं। जो फसल पक जाती है उसे हार्वेस्ट करते हैं, और पौधों के लिए बीज को ये डालते हैं, और जो पौधे या पेड़ बड़े हो जाते हैं उन्हें ये ट्रिम भी करते हैं। तो इस तरह के काम जो रोबोट्स करते हैं एग्रीकल्चर में या एग्रीकल्चर की फील्ड में, तो ऐसे रोबोट्स एग्रीकल्चर रोबोट्स में आते हैं। अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक या फिर हाउस होल्ड रोबोट्स की। ऐसे रोबोट्स जो डोमेस्टिक या घर पे कुछ काम करते हैं, मदद करते हैं ह्यूमन बींग्स की, ऐसे रोबोट्स को डोमेस्टिक या फिर हाउस होल्ड रोबोट्स कहा जाता है। तो ऐसे कुछ रोबोट्स हैं या कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर्स हो गया, या फिर रोबोटिक पूल क्लीनर्स हो गए जो पूल्स को साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं। स्वीपर्स हो गए हैं, गटर क्लीनर्स हो गए हैं, या फिर ऐसे कई सारे काम हैं जो अलग अलग तरह के रोबोट्स हाउस होल्ड या घर के कामों को करते हैं। अब हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट रोबोट के बारे में। इस तरह के रोबोट्स एंटरटेनमेंट का काम करते हैं और ये अलग अलग तरह के होते हैं। इनकी कैटेगरी बहुत बड़ी है, और जो कि एक खिलौने रोबोट के रूप से स्टार्ट होते हैं, यानी जो टॉय रोबोट है वहाँ से स्टार्ट होते हैं, और अलार्म क्लॉक से लेकर रोबोट आर्म्स यूज़ फॉर मोशन सिमुलेटर्स वहाँ पर जाके ख़त्म होते हैं। यानी एक खिलौने से स्टार्ट होते हैं और ये मोशन सिमुलेटर्स तक जाते हैं। तो इसलिए इनकी कैटेगरी बहुत ब्रॉड है, और इस तरह के रोबोट एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में आते हैं जो लोगों को एंटरटेनमेंट करते हैं। मोशन सिमुलेटर की बात करें तो ये एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जो रियल मोशन एनवायरनमेंट जैसा एहसास कराता है, जैसे कि कुछ रियली हो इस तरह का, जबकि रियल नहीं होता है, लेकिन ऐसा ये फील कराता है जैसे कि रियल हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम मिलिट्री रोबोट्स के बारे में। ऐसे रोबोट्स जो मिलिट्री में यूज़ होते हैं मिलिट्री पर्पस के लिए। तो कुछ ऐसे रोबोट्स हैं जैसे कि बॉम्ब को डिस्पोज करना या डिस्पोजल करना, डिफ्यूज़ करना, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना, यानी मिलिट्री डिपार्टमेंट में सामानों को इधर से उधर ले जाना, और ड्रोन एक्सप्लोरेशन में इनका इस्तेमाल होता है। अधिकतर रोबोट्स मिलिट्री पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि जो यूज़ होते हैं लॉ एनफोर्समेंट में। लॉ एनफोर्समेंट का मतलब यहाँ पर कानून मनवाने के लिए, लोगों के द्वारा कानून माना जाए या उन्हें कानून को मनवाने के लिए भी इस तरह के रोबोट मिलिट्री पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। सर्च और रेस्क्यू में इस तरह के रोबोट्स आते हैं, और जो इस फील्ड से जुड़े हुए होते हैं उस तरह के रोबोट्स को बनाया जाता है। तो ऐसे रोबोट्स जो हैं वो मिलिट्री रोबोट्स कहे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हम आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यहाँ पर यह है कि एक ऐसा कंप्यूटर जो खुद से ही सीखता है और डिसीज़न लेकर कोई काम करता है, यानी जो इन्फॉर्मेशन उसमें होती है उसके अलावा ये अपने एनवायरनमेंट से ही सीखता है और उस बेसिस पर ये डिसीज़न लेता है। यानी एक ह्यूमन बीइंग जिस तरह से अपने ब्रेन से सोचता है और जो आसपास के एनवायरनमेंट है उसको देखता है, उसको पढ़ता है, उसको सुनता है, और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे वो कोई डिसीज़न लेता है, फ़ैसला करता है। कुछ इस तरह के सोच को, थिंकिंग को एक मशीन में
क्रिएट करना या एक मशीन में डालना ताकि वो ह्यूमन की तरह सोच सके और फैसला ले सके, डिसीज़न ले सके, उसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकम्प्लिश्ड बाय स्टडिंग हाउ ह्यूमन ब्रेन थिंक्स, यानी कुछ इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अकम्प्लिश किया जाता है कि एक ह्यूमन ब्रेन होता है वो किस तरह से सोचता है, तो उसी के आधार पर इसे अकम्प्लिश करते हैं। एंड हाउ ह्यूमन लर्न्स, डिसाइड एंड वर्क वाइल ट्राइंग टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जिस तरह से ह्यूमन है, अब अपने आसपास की एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन जो वो कलेक्ट करता है, देखता है, सुनता है, और दूसरे जो बोलते हैं और जो वो फील करता है, तो उसके बेसिस पर वो जो फैसले लेता है कि अब हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, बाज़ार जाना है या बाज़ार से क्या लेकर आना है, तो वो खुद अपने कुछ फ़ैसले करता है कि कैसे करना है। तो कुछ इस तरह से ही डील करते हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि मशीन को उतना कैपेबल बनाया जाए कि वो ह्यूमन की तरह सोच सके और ह्यूमन की तरह ही फ़ैसला ले सके, डिसीजन ले सके। इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जिस तरह से ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, मशीन भी उस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, चेस प्लेइंग कंप्यूटर्स आर वन एग्जाम्पल वेयर कंप्यूटर लर्न्स एंड इम्प्रूव्स गेम्स लर्निंग फ्रॉम द प्रीवियस गेम्स। तो चेस प्लेइंग कंप्यूटर्स, ऐसे कंप्यूटर्स जो चेस खेलते हैं, ये एक एग्ज़ाम्पल है जहाँ पर कंप्यूटर हर बार जितनी बार वो चेस खेलते हैं तो अपने गेम को वो इम्प्रूव करते हैं। यानी जितनी बार वो चेस खेलते हैं तो अपने खेले गए चेस से ही लर्न करते हैं कि कहाँ पर उन्होंने क्या मिस्टेक की है, या फिर जो उन्होंने खेला है उससे उन्होंने और क्या करना है आगे, जिससे वो अपने गेम को इम्प्रूव कर पाए। ऐसे तो some of the activities computers with artificial intelligence are designed for include speech recognition, learning, planning and problem solving। तो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं कंप्यूटर्स में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके उन्हें डिज़ाइन की गई हैं, जैसे कि स्पीच को रिकग्नाइज़ करना, लर्निंग या फिर प्लानिंग या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना। So the field of AI research was founded at a workshop held on the campus of Dartmouth College during the 1956। तो एक वर्कशॉप हुई थी डार्टमाउथ कॉलेज कैंपस में 1956 में, इसे वहाँ पर खोजा गया था। और मैकार्थी was one of the founders of the discipline of artificial intelligence। तो मैकार्थी को इसका श्रेय जाता है जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खोजा। ही इन्वेंटेड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्होंने ही इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को इन्वेंट किया था मैकार्थी ने। सो एआई इंक्लूड्स टूल्स टेक्निक्स लाइक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। तो एआई में ऐसे टूल्स होते हैं, ऐसी टेक्निक्स होती हैं जैसे कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, यानी जैसे कि नर्वस सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग में, तो इस तरह से आर्टिफिशियल नर्वस सिस्टम होता है जिसे हम बोल देते हैं न्यूरल नेटवर्क्स, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। और साथ ही मशीन लर्निंग हो गया, नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करना हो गया, यानी जो ह्यूमन बीइंग जिस तरह की नेचुरल लैंग्वेज बोलते हैं उस नेचुरल लैंग्वेज को समझकर और क्या करना है, कैसे डिसीजन लेना है, उसे प्रोसेस करना। और डीप लर्निंग टू वर्क लाइक द ह्यूमन माइंड, यानी ह्यूमन माइंड या ब्रेन किस तरह से काम करता है उसके उतना गहराई से उसको लर्न करना। तो ये सारी चीज़ें एआई में आती हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि 1997 में चेस कंप्यूटर डीप ब्लू, जिसे आईबीएम ने बनाया था, उसने वर्ल्ड लीडिंग चैम्पियन गैरी कैस्परोव को 6 लगातार गेमों में हरा दिया था। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एआई। तो एआई की यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस हैं। सो देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑफ एआई, जैसे कि क्लासरूम में हो गया। तो क्लासरूम में यदि हम बात करें तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, तो फ्यूचर में ऐसी क्लासरूम होंगी जो कि ब्राइट होंगी और उसमें असिस्टेंट के तौर पर एआई ट्यूटर होंगे जो हर एक बच्चे के लिए इंडिविजुअली असिस्ट करेंगे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और क्लासरूम में समझने में। क्योंकि
एक सिंगल टीचर कांट वर्क विथ एवरी स्टूडेंट एट वंस, यानी एक बार में एक सिंगल टीचर हर एक बच्चे के साथ में काम नहीं कर सकता। इसीलिए ऐसे एआई ट्यूटर्स को डेवलप किया जाएगा जो उन बच्चों की मदद कर सकें। ओके, ऐसे बच्चों की जो सीखने में स्ट्रगल करते हैं उनकी मदद कर सकें, लेसन्स को या लेसन प्लान को क्रिएट करने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, ये इस तरह की कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें या स्टूडेंट्स को उनके कामों में असिस्ट कर सकें। कुछ ऐसे रोबोट्स डिज़ाइन होंगे, वो कहे जाएंगे क्लासरूम एप्लीकेशंस, यानी एप्लीकेशन ऑफ एआई। अब हम बात करते हैं हॉस्पिटल एंड मेडिसिन के बारे में। तो एआई हॉस्पिटल्स और मेडिसिन में भी यूज़ होता है, यानी ऐसी कई सारी मशीन्स हैं जो एआई डेवलप्ड हैं, यानी जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे सिस्टम्स हैं जो डिजिटल इमेजेस को स्कैन करते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन हो गया, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो सीटी स्कैन से किसी बीमारी का पता लगाया जा सकता है। तो सीटी स्कैन फॉर टिपिकल अपीयरेंस एंड टू हाईलाइट ऑब्वियस सेक्शंस सच एज पॉसिबल डिसीजेस, यानी सीटी स्कैन करते हैं किसी न किसी तरह की बीमारी को पता लगाने के लिए। तो एक टिपिकल एप्लीकेशन है डिटेक्शन ऑफ ए ट्यूमर, यानी ट्यूमर का पता लगाना सीटी स्कैन से भी पता लगाया जा सकता है। तो इस तरह के एआई का इस्तेमाल हॉस्पिटल या मेडिसिन डिपार्टमेंट में भी हो रहा है। फिर हम बात करते हैं एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में। तो एक्सपर्ट सिस्टम को यहाँ पर हम ये देखें कि जिस तरह से ह्यूमन बीइंग किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को रखते हैं, और वो जो एक्सपर्ट होते हैं उस एरिया के हिसाब से ह्यूमन बीइंग्स की प्रॉब्लम को सुनते हैं, समझते हैं, और उस इंसान को क्या करना चाहिए इसके बारे में वो एडवाइस करते हैं, उन्हें सलाह देते हैं। तो उसी तरह से ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स के उनको सुनते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए उसके बारे में वो एडवाइस करते हैं। तो यानी एक ऐसे डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स होते हैं जो एक एक्सपर्ट की तरह ही काम करते हैं। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग एक एक्सपर्ट है, तो उसी तरह से वो उस ह्यूमन बीइंग की नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही उनको वो सलाह देते हैं, उनको जवाब देते हैं। तो सामने वाला ह्यूमन को लगता नहीं है कि वो एक मशीन से बात कर रहा है, क्योंकि जो उसे रिस्पॉन्स मिलता है, जो रिप्लाई मिलता है, कुछ इस तरह से मिलता है कि जैसे कोई ह्यूमन बीइंग ही मेरे या हमारे सामने बैठा हुआ है जो कि एक एक्सपर्ट है। तो ऐसे एआई के एग्जाम्पल हैं एक्सपर्ट सिस्टम के रूप में, ऐसे एप्लीकेशंस हैं। अगला हम बात करते हैं स्पीच रिकॉग्निशन के बारे में। तो स्पीच रिकॉग्निशन यानी वॉइस के थ्रू पहचानना, सेंटेंसेस या वर्ड के थ्रू पहचानना ह्यूमन बीइंग को। इट कैन हैंडल डिफरेंट एक्सेंट्स, यानी बोलने का जो तरीका होता है, स्लैंग वर्ड्स, है ना, कुछ नॉइज़ इन द बैकग्राउंड, चेंज इन ह्यूमन्स नॉइज़ ड्यू टू कोल्ड एट्सेट्रा। तो इस तरह की जो आवाज़ ह्यूमन बीइंग्स जो अपने तरीके से बोलते हैं वॉइस रिकग्निशन में, तो चाहे वो अलग अलग टाइप के एक्सेंट्स हों, यानी बोलने का तरीका हो, या फिर कहें तो स्लैंग वर्ड्स होते हैं, जैसे मिक्सड अप वर्ड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं, या तो वो हों, या फिर बैकग्राउंड में बहुत सारी नॉइज़ हो रही हो, या फिर कोल्ड की वजह से किसी ह्यूमन की आवाज़ चेंज हो गई हो। तो इस तरह से डिफरेंट जो वॉइस के साथ में है इसको डील करना और स्पीच को या वॉइस को रिकॉग्नाइज करना। फिर हम बात करते हैं इंटेलिजेंट रोबोट्स, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। तो रोबोट्स आर एबल टू परफॉर्म द टास्क गिवन बाय ह्यूमन। दे हैव सेंसर्स टू डिटेक्ट फिजिकल डेटा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड सच एज लाइट, हीट, टेम्परेचर, movement, sound, bump and pressure. So they have efficient processors, multiple sensors and huge memory to exhibit intelligence. तो हम पहले ही देख चुके हैं कि रोबोट किस तरह का काम करते हैं। तो उन रोबोट्स में बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसर्स होते हैं, मल्टीपल सेंसर्स होते हैं, और उनमें बहुत सारी मेमोरी होती है जिससे वो अपनी इंटेलिजेंस को और भी बढ़ा सकते हैं। और साथ ही दे आर कैपेबल ऑफ लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड दे कैन अडेप्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट। तो और साथ ही उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ वो अपने एनवायरनमेंट से लर्न करने के लिए करते हैं और मिस्टेक से सीखते हैं और एक नए एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं एआई का यूज़ एंटरटेनमेंट में होता है। अब
A familiar application of AI in everyday life is seen with services like Netflix और Amazon। तो Netflix और Amazon के बारे में हम जानते हैं, हम कई सारे वीडियोस देखते हैं, Netflix पर देखते हैं, Amazon प्राइम पर देखते हैं, wherein an algorithm analyze the user's activity and compare it with that of other users to determine which shows or products to recommend। तो एक ऐसी एल्गोरिथम है जो ह्यूमन बीइंग को, उसकी एक्टिविटी को एनालाइज करती है और कंपेयर करती है दूसरे यूज़र्स से, और ये पता लगाती है कि किस तरह के शोज़ या किस तरह के प्रोडक्ट्स उस व्यक्ति को रेकमेंड करना चाहिए। यानी वो व्यक्ति यदि यूज़ करता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स हुआ या अमेज़ोन हुआ, तो किस तरह की एक्टिविटी वो करता है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं है, तो उस तरह के शोज़ के बारे में उसे रेकमेंड देना, सजेशंस देना, है ना, या फिर प्रोडक्ट्स के बारे में उसको बताना। तो ये सारा काम भी इस एंटरटेनमेंट में होता है। सो द एल्गोरिथम्स आर बिकमिंग इंटेलिजेंट विथ टाइम टू द एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट ए यूज़र में वांट टू बाय ए प्रोडक्ट एज ए गिफ्ट एंड नॉट फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो साथ ही ऐसी एल्गोरिथम्स बनाई हैं जो इंटेलिजेंट समय के साथ साथ होती जा रही हैं और यूज़र्स को ये इस तरह से सजेस्ट करती हैं कि प्रोडक्ट यूज़र को खुद ख़रीदना है या उसे गिफ्ट करना चाहिए, या गिफ्ट के लिए किस तरह के प्रोडक्ट्स लेना चाहिए, या फिर फैमिली मेम्बर्स हैविंग डिफरेंट वॉचिंग प्रेफरेंसेस। ये सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट में आ जाती हैं। फिर हम देखते हैं स्मार्ट वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में। स्मार्ट वर्चुअल असिस्टेंट जिसे हम आज देखते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन इको, गूगल होम, एप्पल सीरी, गूगल असिस्टेंट, अमेज़ॉन एलेक्सा, माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना, ये वॉइस कमांड को एक्सेप्ट करते हैं और आपको ये असिस्ट करते हैं। यानी आप बोलकर अपनी क्वेरी करते हैं और ये उसके बदले में ये आपको उसका जवाब देते हैं। तो स्मार्टफ़ोन में हम देख सकते हैं ये कि हम बोलकर कई सारे कमांड दे सकते हैं और रिस्पॉन्स में हमें उसके रिलेटेड आंसर्स मिलते हैं। So they combine specialized computer chips, microphones and software that listens for specific spoken commands from you। यानी ऐसे कंप्यूटर चिप्स होते हैं, माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल होता है और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है जो कमांड को सुनते हैं और उसके अनुसार वो बोलकर आंसर देते हैं।